नमस्कार मित्र, आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपके एसएससी एमटीएस 7 जुलाई 2022 को जीएस में पूछे गए सभी प्रश्नों का डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करो, प्लस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। तो दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों का डिटेल्ड सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, शहरी प्रदेशों में प्रायः किस प्रकार की बेरोज़गारी पाई जाती है। तो बेरोज़गारी आया अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी जिसे कहा जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। अब बेरोज़गारी आपकी दो प्रकार की होती है। बेरोज़गारी कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक ऐच्छिक बेरोज़गारी, एक अनैच्छिक। ऐच्छिक बेरोज़गारी और दूसरी हो जाएगी अनैच्छिक बेरोज़गारी। देखो भैया, सबसे पहले नंबर तो ये है कि आपका बेरोज़गारी ही क्या है कि कोई व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है और वो काम करना भी चाहता है, परंतु उसे काम नहीं मिल रहा है। इस दिशा में वो व्यक्ति क्या होगा? बेरोज़गार होगा। और इस क्रिया को बेरोज़गारी कहते हैं। अगर बेरोज़गारी की बात करें तो हमने आपको बताया बेरोज़गारी दो प्रकार की होगी, ऐच्छिक बेरोज़गारी, अनैच्छिक बेरोज़गारी। ऐच्छिक बेरोज़गारी ऐसी बेरोज़गारी जो व्यक्ति अपनी इच्छा से कैसा है? बेरोज़गार। माना कि मजदूरी की 300 रुपये चल रही है और वो 800 रुपये मांग रहा है, तो वो अपनी इच्छा से बेरोज़गार। और अनैच्छिक बेरोज़गारी, व्यक्ति कार्य भी करना चाहता है परंतु उसे कार्य नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की बेरोज़गारी को हम कहेंगे अनैच्छिक बेरोज़गारी। अब अगर हम बात करें ऐच्छिक बेरोज़गारी और अनैच्छिक बेरोज़गारी, भारत की दृष्टि से बात करें तो भारत की दृष्टि से दो प्रकार की बेरोज़गारी होगी, एक ग्रामीण बेरोज़गारी और दूसरी शहरी बेरोज़गारी। तो भारत की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत की दृष्टि से हो जाएगा, भारत की दृष्टि से बेरोज़गारी। तो भारत की दृष्टि से बेरोज़गारी की बात करें बच्चे तो दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रामीण और एक होती है शहरी बेरोज़गारी। ग्रामीण बेरोज़गारी यानी गांव में किस प्रकार से बेरोज़गारी होगी, तो ग्रामीण बेरोज़गारी की अगर हम बात करें ये भी आपके दो प्रकार से होगी, जिसे कहेंगे अदृश्य या छिपी हुई बेरोज़गारी। अदृश्य या छिपी हुई बेरोज़गारी। और दूसरी अगर बात करें तो दूसरी होती है मौसमी बेरोज़गारी। शहर में भी दो प्रकार की बेरोज़गारी होती, जिसे कहा जाएगा औद्योगिक बेरोज़गारी और दूसरी आपकी हो जाएगी शैक्षिक। औद्योगिक बेरोज़गारी और दूसरा शैक्षिक। तो देखो, अगर हम बात करें बेरोज़गारी, अगर अब हमारा क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन की दृष्टि से बात करें तो क्वेश्चन ये कहा गया है कि शहरी प्रदेशों में प्रायः किस प्रकार की बेरोज़गारी पाई जाती है? चक्री, मौसमी, खुली और शिक्षित। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? शिक्षित बेरोज़गारी। चक्री बेरोज़गारी क्या होता है? चक्री बेरोज़गारी मतलब किसी उद्योग में एक पर प्रभाव पड़े और धीरे धीरे वो टोटल पर प्रभाव पड़ता चला जाता है। इस बेरोज़गारी को चक्री बेरोज़गारी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम किसी दिन और बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किस योद्धा ने 322 ईस्वी में घनानंद को पूर्णतया पराजित कर दिया? तो आप जानते हैं नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पूर्णतया किसने हराया था?
चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का पीएम जो था वो कौन थे? चाणक्य। ठीक है, तो किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो आंसर हो जाएगा, आंसर 4 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके बारे में तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम कौन थे? आचार्य चाणक्य। और इन्हीं को कहा जाता था कौटिल्य। और वास्तविक नाम इनका क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। और तक्षशिला के ये टीचर थे। कहाँ से? तक्षशिला। और तक्षशिला की स्थापना धर्मपाल ने की, पाल वंश के शासक धर्मपाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तो कह रहा है पहला ऑप्शन है, ऑप्शन देखेंगे आप, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। और अगर तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा की बात करें तो ये तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? केरल में। दूसरा आपका ऑप्शन है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, IGI एयरपोर्ट, ये कहाँ स्थित है? दिल्ली। तीसरा है बाबा साहेब हवाई अड्डा, ये कहाँ पे स्थित है? ये भैया नागपुर महाराष्ट्र में। और चौथा ऑप्शन है गुरु रामदास हवाई अड्डा। बिल्कुल, तो गुरु रामदास हवाई अड्डा यही आपका कहाँ पे स्थित है? अमृतसर में स्थित है। गुरु रामदास सिखों के गुरु थे। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर यह हवाई अड्डा बना है, गुरु रामदास हवाई अड्डा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो ओणम की बात करें, ओणम की हिंदू त्यौहार है, पहली बात तो उसमें लिखाई है। ओणम कहाँ मनाया जाता है, कहाँ से उत्पन्न होता है? तो किस राज्य से? केरल से। इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई? केरल से। ऐसे अगर आपके ऑप्शन की बात करें कि मिजोरम में कौन सा है, तो मिजोरम में मनाया जाने वाला उत्सव है चार चाप कूट। कौन सा है? चार चाप कूट। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन है झारखंड। तो झारखंड में मनाया जाने वाला उत्सव हो जाएगा, झारखंड में इम्पोर्टेंट उत्सव हो जाएगा सरहोल। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीधे सीधे पूछे गए, सरहोल। और अगर हम बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका केरल। और मणिपुर में कौन सा है? मणिपुर, केरल तो लिख ही दिया भैया। मणिपुर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लाई हरोबा। कौन सा है? लाई हरोबा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह भौतिक राशि का ऐसा ही मात्रक वही होगा जो कार का मात्रक है। तो आप जानते हैं कार का मात्रक क्या होता है? कार की अगर बात करें तो कार का मात्रक हो जाएगा जूल। कार का मात्रक बच्चे क्या हो जाएगा? जूल। और जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4th। इसके बाद अगर कहते बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है बच्चे न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शक्ति, पावर। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। ठीक है। और दबाव का मात्रक, दाब का लिखा है, दबाव या दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। तो ये आपके मात्रक से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप देख लिए होंगे। और सबसे बड़ा अश्व शक्ति कितना होता है? 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आएगा? अच्छा, वर्टिब्रेटा, ऑप्शन लिख दिया आपका वर्टिब्रेटा। दूसरा है आपका ऑप्शन कार्डेटा होमिनिड, कार्डेटा। तीसरा है आपका होमिनिड। और चौथा ऑप्शन है संग पोरीफेरा। अब कह रहा मनुष्य इनमें से किसके अंतर्गत नहीं आएगा? अगर हम वर्टिब्रेटा की बात करें तो वर्टिब्रेटा उपजगत है किसका? कार्डेटा का। तो जो कार्डेटा में आएगा वो वर्टिब्रेटा में जरूर आएगा। और मनुष्य का होमोसेपियंस होता है, तो होमिनिड में तो मनुष्य आता ही आता है। इसके बाद कार्डेटा जिसमें रीढ़ की हड्डी होती, तो रीढ़ की हड्डी कार्डेटा, तो कार्डेटा में भी मनुष्य आएगा। और जब कार्डेटा में आएगा, होमिनिड में आएगा, वर्टिब्रेटा में आएगा, क्योंकि ये इसका उपजगत है।
अब बचा कौन है, संघ पेरिफेरा, तो किसमें नहीं होगा, संघ पोरीफेरा। पोरीफेरा की बात करें, पोर्स लिखेंगे, पोर मीन्स होता है छिद्र, पोर मीन्स क्या होता है, छिद्र होता है। तो पोरीफेरा के अंतर्गत वे जंतु आते हैं जिसमें क्या पाए जाते हैं, इनके शरीर पर अधिकांशतः छिद्र पाए जाते हैं। अगर छिद्र पाए जाते हैं तो इनका अच्छा उदाहरण है स्पंज। इन्हें क्या कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है। स्पंज में क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य के पेरिफेरा संघ में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, असम का लोकप्रिय खेल है जो गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। अच्छा, तो वहाँ पर एक खेल होता है और जो खेल होता है धोप खेल, उसका नाम है धोप खेल। ये जो धोप खेल है, धोप खेल कबड्डी के तरीके से खेला जाता है। नए वर्ष के आगमन पर भी खेला जाता है तथा वहाँ के इम्पोर्टेंट त्यौहार पर भी ये गेम खेला जाता है, जिसका नाम था धोप खेल। असम की राजधानी आपको पता है दिसपुर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार डैश वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने और जोखिम वाले खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन उत्तर तो आपका हो जाएगा 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम। अब ये हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। और आपको हम एक बार और बता चुके, मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट हैं, आर्टिकल हमारी किस में है, आर्टिकल भाग आपकी हो जाएगा 3 और अनुच्छेद आर्टिकल किस में है 12 से 35 के बीच। मौलिक अधिकार प्रारंभ जब हुआ था तो प्रारंभ में हमारे मौलिक अधिकार थे 7, अब वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या हो गई 6। एक मौलिक अधिकार जिसे कहा जाता है संपत्ति का अधिकार, किसका, संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे अब बना दिया गया है विधि अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 301 के तहत, अनुच्छेद 301 के तहत। तो अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार बचे, 6। ठीक है, अब उन 6 मौलिक अधिकारों में से शोषण के विरुद्ध अधिकार, उन 6 अधिकारों में से एक होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद कौन कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। तो इस 23-24 में आर्टिकल नंबर जो 24 है उसमें कहा गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता है। तो आपका आंसर था, आंसर ऑप्शन नंबर 3, 14। ठीक है, नेक्स्ट देखो। और अनुच्छेद 23 में क्या है, बलात्श्रम। ठीक है, बलात्श्रम, बेगारी प्रथा। बेगारी मतलब जबरदस्त किसी को बिना पैसे दिए कार्य आप नहीं करा सकते हैं, ये आर्टिकल आपका अनुच्छेद 23 कह रहा है। तो देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा भारत में लाने वाले, मतलब भारत में लाने वाले ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने आधुनिक नृत्य की अवधारणा दी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उदय शंकर। कौन व्यक्ति है, उदय शंकर। उदय शंकर, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका रह जाएगा, उदय शंकर कहाँ पे लिखा है, हाँ ऑप्शन नंबर आपका है फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, उदयपुर। और उदयपुर आपको पता है कहाँ पे है, राजस्थान। कहाँ पे है भैया, उदयपुर राजस्थान। इन्होंने भारतीय नृत्य को बहुत आगे तक ले आए। अगर हम इनकी बात करें, इन्हें 1962 ईस्वी में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार मिला और 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी की बात करें तो 1971 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, उदय शंकर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपकी स्क्रीन पर,
नेक्स्ट क्वेश्चन आया, किस भारतीय गायक या बोले गायिका को 2001 का भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया? तो देखो, भारत रत्न पुरस्कार, अगर भारत रत्न पुरस्कार 2001 की बात कर रहे हैं, पुरस्कार 2001 में किनको नवाजा गया था? तो ये थी आपकी स्वर कोकिला लता मंगेशकर। कौन है? लता मंगेशकर, इनको दिया गया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म आपको पता है कहाँ पर हुआ था? इंदौर। और इंदौर वाटर सिटी भी है, वाटर प्लस सिटी भी है। तो इंदौर में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, ठीक है। और इन्हें 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। और 1989 ईस्वी में दादा साहब 1989 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कोरियोलिसिस बल क्या होता है? कोरियोलिस बल की बात करें तो कोरियोलिस बल होता है जब कोई वस्तु घूमती है, ठीक है, तो उसके आसपास लगने वाला जो भी बल होता है उसी बल के माध्यम से घूमती है, इसे कहा जाता है कोरियोलिस बल। तो जैसे कह रहा है प्रकाश, ऑप्शन आपका है सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं है, ज्वारीय तरंगें बिल्कुल नहीं है, पवन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी जब भी घूमती है तो किस बल के कारण घूमती है? कोरियोलिसिस बल। बुलवाया कोरियोलिस बल। अगला ऑप्शन आपका है कि कह रहा है ट्रांसजेंडर समुदाय एवं भीख मांगने के कल्याण के लिए एवं उनके पुनर्वास के लिए फरवरी 2022 में कौन सी योजना स्टार्ट की थी? अच्छा, कौन सी योजना स्टार्ट की थी? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका स्माइल। क्या था? स्माइल योजना। तो आंसर हो जाएगा स्माइल योजना, ठीक है, स्माइल योजना थी। अब इसके अंतर्गत क्या था? इसके अंतर्गत जो आपके भीख मांगने वाले या ट्रांसजेंडर समुदाय हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था। और इस योजना को स्टार्ट करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो केंद्रीय न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे। केंद्रीय न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन? केंद्रीय न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इसको लॉन्च किया था। इसमें क्या होगा? उनके शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाएगा तथा उनके रोजगार के लिए बात की जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के लिए बात की जाएगी। किस योजना के तहत? स्माइल योजना के तहत। कौन से व्यक्ति? जो ट्रांसजेंडर हैं या वो व्यक्ति जो आपके क्या करते हैं? जगह जगह पर भीख मांगते हैं, ठीक है। और इसमें दो बोर्ड होंगे, एक प्री मैट्रिक बोर्ड और पोस्ट मैट्रिक बोर्ड। इनके लिए उन्हें क्या स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा और स्कॉलरशिप हो जाएगा आपका 13,500 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 18वीं सदी में बात कर रहा है कि 18वीं सदी में क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? क्वेश्चन नंबर है 13 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 18वीं सदी में मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच कितने युद्ध लड़े गए? अच्छा, 18वीं सदी की बात करें तो मैसूर और अंग्रेज, आंग्ल मैसूर युद्ध जिन्हें कहा जाता है, आंग्ल मैसूर युद्ध, तो कितने लड़े गए? आपका ये है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध कुल कितने लड़े गए बच्चे? 4। देखते हैं थोड़ा इनके बारे में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, अगर हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये किसके बीच हुआ? हैदर, यहाँ पर था हैदर अली और प्लस अंग्रेज़ों के बीच हुआ। इसमें हैदर अली ने अंग्रेज़ों को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। अच्छा, हुआ कब? तो ये हुआ 1767 से 1769 के बीच, 1767 से 1769 के बीच। जब अंग्रेज हार गए तो अंग्रेज़ों ने 1769 ईस्वी में एक मैसूर के साथ यानी हैदर के साथ एक संधि कर ली और जिसे कहा जाता है मद्रास की संधि। तो कौन सी संधि की? मद्रास की संधि। तो तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा कि किस संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर बंद हो गया? तो मद्रास की संधि के तहत। कब हुआ? 1769। अगर हम दूसरी की बात करें तो दूसरा आंग्ल मैसूर, सेकंड, शॉर्ट में लिख देंगे, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 1784 के बीच। इसमें
1782 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है पोर्टा नोवा का युद्ध। इस युद्ध में हैदर अली बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं और हैदर अली की इस समय क्या हो जाती है, मृत्यु। हैदर अली की मृत्यु के बाद इनका ही पुत्र जिसका नाम है टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखता है तथा 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान विपरीत स्थिति को देखते हुए अंग्रेज़ों के साथ एक संधि कर लेता है और जिसे कहा जाता है मंगलौर की संधि। तो 1784 में कौन सी, मंगलौर की संधि होती है, मंगलौर की संधि। अगर इसके बात करें तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये इसको साफ करते भैया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के बीच हुआ। इसमें अब बताओ कौन सा आ जाएगा, हैदर अली नहीं है, अब कौन है, टीपू सुल्तान और टीपू सुल्तान के साथ साथ कौन है, अंग्रेज़ों के बीच हुआ। यहाँ पर टीपू सुल्तान पूरी तरीके से हार गया और हार जाने के बाद टीपू सुल्तान ने एक संधि कर ली और जिसे कहा जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि कर दी 1792 ईस्वी में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ और इसी 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान मैदान के युद्ध में ही वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से आपका ये था कि कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, तो कितने हुए बच्चे, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्राकृतिक, तो थोड़ा आंख में प्रॉब्लम हो रही है आज, हटाओ। हाँ, अगला कह रहा है क्वेश्चन 14, प्राकृतिक स्रोत और अम्ल। आपको दिया गया प्राकृतिक स्रोत एक तरफ अम्ल दिए गए। आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो आपका पहला दिया गया फर्स्ट में संतरा, दूसरा ऑप्शन आपका है संतरा सिरका, तीसरा आपका है ऑप्शन दही और चौथा ऑप्शन है इमली। अब देखो, आप जानते हो संतरा में कौन सा एस्टिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल। अगर कहा जाए संतरा में, अगर सिरका में कहा जाएगा तो सिरका में होता है बच्चे एसिटिक अम्ल। और थर्ड हो जाएगा दही में, आप जानते हैं कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। और इमली की अगर बात करें तो इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। तो अगर टार्ट्रिक अम्ल की बात करें, लेकिन इसमें दिया गया है आपका ऑप्शन ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये इमली में नहीं पाया जाता, जबकि ये किस में पाया जाता, टमाटर में। किसमें पाया जाता, टमाटर। तो कौन सा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा रामभर स्तूप कहाँ पर है, रामभर स्तूप। तो आपको पता है रामभर स्तूप कहाँ पे है, तो भगवान बुद्ध को यहीं पर निर्वाण की प्राप्त हुई थी रामभर स्तूप में। तो इस रामभर स्तूप कहाँ पे है, कुशीनगर जिला। कहाँ पे है, कुशीनगर जिला। और ये कुशीनगर है कहाँ पर, कुशीनगर जिला उत्तर प्रदेश में। कौन सी जगह पर, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिला। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नहीं तो इनके बारे में डिटेल में बताते। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। 16 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि द व्हाइट टाइगर पुस्तक उपन्यास के लेखक कौन है। तो आप सबको पता है द व्हाइट टाइगर के लेखक है अरविंद अड़ंगा। ठीक है, तो व्हाइट टाइगर पुस्तक के उपन्यास के लेखक हैं अरविंद अड़ंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अदिति अशोक। ये सीधे क्वेश्चन है, अदिति अशोक का संबंध किससे है। तो ये अदिति अशोक खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं अदिति अशोक। और इनका संबंध किससे है, तो अदिति अशोक का संबंध है गोल्फ से। ठीक है, किससे है, गोल्फ से। अगला क्वेश्चन है, दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः कब होता है। तो दिन में न्यूनतम तापमान सामान्यतः कब होता है, तो जब भी कहा जाए न्यूनतम
तापमान दिन में कब होता है, तो न्यूनतम तापमान होता है इसी समय, जिस समय हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मतलब सुबह के समय सबसे कम तापमान होता है। और अधिकतम की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान दोपहर के बाद हो जाएगा। दोपहर के बाद का तापमान कैसा हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ। तो आप ध्यान रखना, 41वां अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये तुम्हारा हुआ UAE, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई में हुआ, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। और ये तुम्हारा कहाँ हुआ, शारजहाँ और शारजहाँ कहाँ है, दुबई। ठीक है, दुबई में हुआ आपका 41वां अंतर्राष्ट्रीय मेला। और पुस्तक मेला है ये, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। अगर हम बात करें इसकी थीम क्या थी, थीम तो कुछ होगी, तो द थीम थी द स्प्रेड द वर्ड, थीम थी स्प्रेड द वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आज का, टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास किसके बीच होता है। तो आप जानते हैं कि टाइगर कौन है और ट्रम्प कौन है, तो थोड़ा अच्छे तरीके से याद करना। टाइगर भारत और किसके बीच, USA। ठीक है, भारत और USA के बीच होने वाला युद्धाभ्यास क्या हो जाएगा, टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास हो जाएगा। इसी के साथ आपका वज्र प्रहार भी होता है भारत और USA के बीच, और सेलवास, तो वज्र प्रहार भी हो जाता है, वज्र प्रहार और सेलवास प्रहार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया है कि इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच, तो आप जानते हैं भारत प्लस इंडोनेशिया। तो हाँ, तो आपसे कह रहा भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो गरुड़ शक्ति। कौन होता है, गरुड़ शक्ति और किसी के साथ, गरुड़ और किसी के साथ, लेकिन दोनों मिलाकर गरुड़ शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के बीच। अगर अगला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पिच ब्लैक, ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है पिच ब्लैक। ठीक है, अगर हम बात करें यहीं पर भारत, अगला ऑप्शन है नेपाल के साथ भारत और सूर्य किरण, भारत और नेपाल के बीच होने वाला युद्धाभ्यास क्या हो जाएगा, सूर्य किरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा कि देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर ग्राम पंचायत मुल्लापारा कहाँ पर है। तो ध्यान रखना, डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत मुल्लापारा है किस राज्य में, तो ये तुम्हारी हो जाएगी केरल राज्य में। ठीक है, बालिका पंचायत की बात कर दें तो कुनरिया गांव, और कुनरिया गांव कहाँ पे है, गुजरात। कहाँ पे है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाएगा विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। विश्व पोलियो दिवस तो कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23। 17 अक्टूबर 2022 को PM मोदी ने एक देश एक उर्वरक योजना कहाँ से प्रारंभ की, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नई दिल्ली से। और अगला क्वेश्चन है भारत का पहला डॉग स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया, तो कहाँ पे है आपका, लद्दाख। कहाँ पे है आपका, लद्दाख है। और लास्ट क्वेश्चन के से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है भारत निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये पूछा गया। तो गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये पूछा गया। ऑप्शन देखते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो कहा गया राम गंगा गोमती यमुना गोदावरी,
तो रामगंगा, गोमती, यमुना और गोदावरी। तो कौन सा हो जाएगा बच्चे? गोदावरी। रामगंगा हाँ भारत से मिलती है कहाँ पर? गंगा से मिलती है कहाँ? कन्नौज। गोदावरी नदी मिलती है, यमुना नदी मिलती है। तो ये सभी नदियाँ मिलती हैं, परंतु कौन सी नदी नहीं मिलती है? गोदावरी। तो आज के लिए ये लास्ट वीडियो था, और मैथ का वीडियो अभी 1-2 दिन से अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो आपसे एक विनम्र निवेदन है, ज़रूर हम कल से अपलोड करेंगे। और हमारे वीडियो को इसी तरह लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।